Uh, First of all, welcome to everybody present there. So I am today trying to give you a brief about the instrumentation and monitoring for the assessment of dams and associated structures, basically for Indian context and overall for the world. First of all, for a brief background, this is a typical dam structure where it consists of the spillways, reservoir channel, erosion protection in the left and the right banks, and hydropower plants, and then intake tower and the conduit outlet pipes. This is the typical dam structure, sir. Just explain these labels. From top left corner, that is auxiliary spillway for overflow purpose, and this is next one is the erosion protection on the left side. Then that is a concrete dam structure. Then उसके नीचे है सर hydraulic power plant. ये डैम तो power generation वाला है. Then next is the spillway gates and spillway channel, and back side is the reservoir. Then right side is erosion protection, and this is intake tower, right corner top, and for conduit pipe. Conduit pipe for drainage. Okay. Outlet pipes. इंटेक टावर से पानी पिकअप पानी लेते हैं कैनाल के लिए. अच्छा. ओके, ठीक. और उधर ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है यहाँ पे टरबाइन चलती है. जी सर. ये तो बिल्कुल साथ में बना रखा है. साथ में सर. ये इसको डैम टो पावर हाउस. डैम टो बोलते हैं सर इसको. डैम टो. यार ये बहुत ज्यादा वो मिल्क काफी कम है ऐसा लगता है. दोबारा बनना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. पहले दे दो. Sir, before going further, we need to understand why we need these. What are the types of failures in the concrete dams? So failures in the concrete dams are basically 5 types. First is the stability of the slopes. Left side you can see the picture from slopes may get damaged or slide हो जाएगा. ये particular plane से slide होके जा सकता है. Next is the piping that means upper portion में है. जी, ये कंक्रीट डैम का फेलर नहीं है जो आप अभी दिखा रहे हो, वो अर्दन डैम का फेलर है सर. वो मतलब कंक्रीट में भी सर ये टाइप का भी हो सकता है. अभी जहाँ से मे भी सर मेरा नॉलेज जो है इसमें भी थोड़ा सा लिमिटेड है, जस्ट जितना है जहाँ से स्टडी मटेरियल से मैं जितना ले पाया हूँ सर उसको इनकॉर्पोरेट किया है सर इसमें. अच्छा, वहाँ तो अर्दन डैम दिखा रखा था. यहाँ पे कहाँ पे सर? ये तो सर जस्ट टिपिकल एक ये दिखाया सर. इसमें हाफ कंक्रीट है. These are the two parts sir. चाहते तो रिजर्वायर बनाने के लिए सर हम पूरा अर्दन डैम से भी बना सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद पानी को बाहर निकालना हमें, तो एक स्पिलवे हमें देना होगा, तो कंक्रीट का ही दे दो जो बीच वाला है. ठीक है, चलो ठीक है, आगे एक्सप्लेन करो. देन सर पाइपिंग होता है. अंदर से सीपेज होके वहां से एक पाइप की तरह से जनरेट हो जाता है. उस तरह का फेलियर हो सकता है. फिर ओवरटॉपिंग होने से रॉकफिल डैम में, मैसनरी डैम में, रॉकफिल डैम में भी ऊपर से वाटर ओवरटॉपिंग होने से भी नीचे जाके इरोजन हो सकता है, और टॉप में भी इरोजन होता है. एंड देन देयर इज फाउंडेशन फेलियर. फाउंडेशन में अगर कोई एक ओवरटॉपिंग इटसेल्फ इज अ फेलियर, राइट? जी, ओवरटॉपिंग इटसेल्फ इज अ फेलियर सर. एंड नेक्स्ट इज जी तो वाटर का फोर्स में ओवरटर्न कर सकते हैं कंक्रीट डैम, which flows over the year also that is because our spillway is provided for the. स्पिलवे नहीं, ये तो ओवरटॉपिंग का अलग चीज है, स्पिलवे वाली अलग चीज है ना. स्पिलवे अलग है सर. ओवरटॉपिंग जब डिजाइन ठीक से नहीं होगा, ओवरफ्लो हो गया तो डाउनस्ट्रीम में जी. तो
ये सर नेक्स्ट है फाउंडेशन फेलियर, जिसमें एक वीक प्लेन होने से फाउंडेशन के नीचे पे स्लिप होके फेलियर हो सकता है। द नेक्स्ट इज द ओवरटॉपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ग्रेविटी डैम। लोड ज्यादा हो जाने से उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं होने से मोमेंट क्रिएट होके इट कैन ओवरटॉपिंग हो सकता है, उसका ओवरटॉपिंग फेलियर। आगे जी सर, ये सर टिपिकल अर्दन डैम्स का फेलियर्स का जो कुछ फोटोग्राफ्स है। इरोजन अपस्ट्रीम साइड में इरोजन हो सकता है, फिर ओवरटॉपिंग ऑफ डैम्स का, फिर वो रेन वाटर के वजह से जो गलीज क्रिएट होता है उसके वजह से फेलियर हो सकता है, फिर डाउनस्ट्रीम स्पिलवे के आसपास में फेलियर हो सकता है, देन डैम के कंड्यूट के थ्रू पाइपिंग के वजह से फेलियर हो सकता है फाउंडेशन के नीचे से भी। उसके बाद साइड स्लोप स्लिप होने की वजह से भी फेलियर हो सकता है सर, दिस टाइप ऑफ फेलियर। ओके, तो वही चीजें हैं इसमें रफली। जी सर, ऑलमोस्ट सेम है सर दोनों में जी। ओके, देन सर ये ग्रेट मैथमेटिशियन ने बोला है कि कुछ व्हेन वी मेजर, कुछ चीज को मेजर करते हैं और उसको एक्सप्रेस नंबर्स में नहीं कर सकते तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू मेजर इट एंड देन एक्सप्रेस इट इन नंबर। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का हम लोगों को इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो विथ एन इंस्ट्रूमेंटेशन with monitoring plus visual observations we can easily ये control warning signs of leading जो डैम फेलियर के का जो इनिशियल वार्निंग ये है कंडीशंस है, उसको हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को वी हैव कलेक्टिविटी, दैट इज वन टर्म। उसमें होना चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इंडिकेशन होना चाहिए उसका, और सब कुछ मेजर करना है, प्लस it should record the data also, then it is a complete measuring instrument। तो इंडिकेशन का क्या मतलब है? इंडिकेटिंग मीन्स आप जैसे वो साइट में जाके एट प्रेजेंट आप जहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाया है वहां पे एक इंडिकेशन दे दो, या फिर आप कंट्रोल रूम में इंडिकेशन दे दो कि इतना प्रेशर है, वो सिर्फ इंडिकेट करेगा। उसके बाद मेजर भी करना है, इंडिकेटिंग एक जगह पे इंडिकेट करेगा, दिखाएगा जैसे कि इसमें इतना प्रेशर है जी। ओके जी, डिस्प्ले है जी डिस्प्ले यूनिट टाइप का जी। ओके, फिर उसको मेजर भी करना है, और हम This- लोगों का कंट्रोल रूम में एक डाटा रिकॉर्ड करने का भी एक प्रोविजन होना चाहिए, देन इट इज ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, अभी सर नेशनल वाइड रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम का ये सोर्स यहाँ से है। तो वहां पे एट प्रेजेंट इंडिया में 5745 डैम्स है। तो ऑन उसमें से 5334 आर कंप्लीटेड एंड 411 आर अंडर कंस्ट्रक्शन बोल के। तो ये उसका स्टेटस है। तो उसमें से स्टेटस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है सर? इंस्ट्रूमेंटेशन जो है एज पर रिकॉर्ड जो जी, तो सुन लो। हाँ मिगो, ये बताओ जी कि सर। 5700 डैम्स जो हैं, जी सर। हाउ मेनी आर अर्दन? सर उसका डाटा तो सर मैं उतना डीप में गया नहीं सर उसका। ठीक है ठीक है जी सर। इसमें सर मैक्सिमम दाम जो है वो महाराष्ट्र में है सर, 2000 अप्रोक्सीमेटली। स्टेटस में सर ओनली 5% जो है सर उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है। 95% ऑफ द डैम्स इन इंडिया आर नॉट इंस्ट्रूमेंटेड। ओ जी, ऐसा है क्या? पहले जो बन गया सर, हाँ, तो जो बीबीएम भी है भाखड़ा में भी नहीं, भाखड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है उसमें? थोड़े बहुत हैं सर। मतलब the instrumentation is to be installed या ड्यूरिंग in कंस्ट्रक्शन, situ during construction. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और लेटर अब प्री कंस्ट्रक्शन का भी है सर, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का भी है, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन का भी। जी सर, बट दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव बिकॉज कंक्रीट में फिर उतना नीचे तक लेके जाना ड्रिल करके, इट आल्सो अंडरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। आफ्टर कंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते सर, गए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही बहुत सारा जी। पारे में गए थे ना, पारे या क्या नाम था उसका? हाँ, तो उसमें हमने जाके इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था। होगा, नया प्रोजेक्ट है ना सर ये तो। हाँ? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जनरली होंगे। From the beginning, so provision रखना is immediately. That is continued from the foundation. So during construction foundation, pipe साइड जो रखना है, बाद में इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं। ठीक, यस मिगो। सर सर
इंस्ट्रूमेंट 50 इयर्स पहले सर इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट भी उस कैलिबर का नहीं था और इंस्ट्रूमेंटेशन पे इतना ध्यान भी नहीं देता था। बहुत सारे फेलियर्स होने के बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर में खासकर ये हुआ है। अभी रिसेंटली CWC से आई थिंक ये डैम इंस्ट्रूमेंटेशन का ऊपर में एक गाइडलाइंस भी बन रहा है 2021 का सर। उसके बाद में मैंडेटरी हो जाएगा कि आप उसको प्रोजेक्ट के पार्ट में लेना ही है इंस्ट्रूमेंटेशन को, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे लगाना है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ सर। Initially started in 1930. Yes. कुछ कुछ सर जो फॉरेन में जो डैम्स है सर उसमें लगा हुए हैं कुछ कुछ। बहुत बना है सर, इसमें कंपल्सरी नहीं है उस तरह के। Okay. Then That's sophisticated सर process. अभी द क्वेश्चन arises why do we need instrumentation in dam सर? तो से सिमिलर टू आवर हेल्थ सिचुएशन, जब हम लोग बीमार होते हैं सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दे यूज टू हम लोगों का हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स होता है, स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया। तो विदाउट वो जो पुराने स्टाइल में अगर करेंगे तो किसी किसी को गलत दवाई चला जाता है। तो उसी तरह डैम को भी उसको हम लोग उसका हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए, अच्छा है कि बुरा है उसको पता करने के लिए वी नीड द इंस्ट्रूमेंटेशन, बिकॉज आफ्टर डैम फेलियर होने के बाद में पोस्ट फेलियर मेजर्स आर वेरी कॉस्टली। उसके बाद फेलियर जो है अब्रप्ट होता है एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेजेस एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद एनवायरनमेंट का भी डिग्रेडेशन होता है और हाई हैजार्ड होता है पॉपुलेशन एरिया में। अच्छा, ये इसमें ये लिखा है कि हेल्थ असेसमेंट विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स में बी डिजास्टरस। जी सर। क्यों लिखा है डिजास्टरस? क्यों होगा असेसमेंट करना? क्यों डिजास्टर? असेसमेंट करना तो डिजास्टर्स नहीं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट सर। हाँ, तो विदाउट कैसे करते जैसे हैं? आपने बीपी मेजर कर लिया सर, जस्ट हाथ से चेक कर लिया विदाउट इंस्ट्रूमेंट सर, तो इसीलिए कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? थोड़ा अजीब सा हो रहा है। Basically, yes, it is very handy, sir. If we do an instrumentation, then the monitoring of the health of the dams and other structures are easy. So And maybe day-to-day what monitoring they we can want do. to say is that without instrumentation, if you do the assessment, it may be wide of the mark. Yes. So that is why it may be disaster. Yes. Huh? Yeah, maybe timely assessment we can't do. आपने भी डैम्स की ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना? ये तो थे, लीड कर रहे थे सर। अच्छा, you were there in this training. How many of you were there? तो ये सब बताना चाहिए ना शुरू में when the presentation is started. You know, the complete context should be given, which is not being given. Yes. और कौन था? आप दोनों थे बस? ठीक है, हाँ आगे बढ़ो मिको। The basic aim of instrumentation is minimizing the risk in the dam for failures, inspection and continuous monitoring, analysis of data, timely remedial and corrective measures wherever is needed, and critical scientific measurements, and engineering behavior of the structure under different loads, and detection of symptoms of distress with the right instrument at the right location at the right moment with the right interpretation. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, क्या व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई, असेस, कंट्रोल, रिव्यू। ठीक है सर, purpose of instrumentation is primarily detect distress at early and preventable stage by observing the structural behavior through recording quantitative data, उसके बाद data analysis and suggestive timely remedials, corrective measure and monitoring efficacy of the strengthening initiative हमने जो लिया है। और सेकेंडरी उसका होता है कि ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्ट द रेस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर, वेरिफिकेशन ऑफ द डिजाइन एडिक्वेसी, जब डिजाइन किया हमने वो एडिक्वेट था कि नहीं, एंड रीडिफाइनिंग द डिजाइन इन द सिमिलर स्ट्रक्चर इन फ्यूचर। देन सर, फेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम। तो प्री कंस्ट्रक्शन में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो डैम सेफ्टी एक्ट में कुछ दिया है सर, तो वो उस पर सेफ्टी एक्ट में मैं गया नहीं हूँ सर उसके अंदर में। फिर नेक्स्ट है सर, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे है कुछ कंफर्मेशन, उसका जो डिजाइन का एजम्पशंस था वो सही आ रहा है कि नहीं है, उस पे उसमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है। उसके बाद फर्स्ट रिजर्वर फिलिंग के बाद में उसका जो चेंजेस आया है, रेस्पॉन्स आया है, तो उसके लिए भी उसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन है। एंड बाद में लास्ट में फॉर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के लिए।
Now, sir, common problems we face in the instrumentations are common issues में. First is the faulty instruments faulty हो सकता है, and protection from the construction activity, because क्या कुछ जो होता है, because pre construction में इंस्ट्रूमेंटेशन करना पड़ता है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, तो उसमें प्रोटेक्शन का प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हुआ, या फिर वेंडलिज्म हो गया. देन रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने वहां पे प्रेशर मेजर करना था, हमने दूसरा चीज इंस्ट्रूमेंट लगा दिया. उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल कंस्ट्रक्शन एजेंसी. देन कुछ जो है टू सोफिस्टिकेटेड जो होता है, जो यूज करने के लिए मुश्किल होता है. दूसरा है सर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसका अंदर में कंसिस्टेंसी नहीं होता है. एंड देन कोरिलेशन एंड एनालिसिस कर सकते हैं. तो और दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट का जो है एक्यूरेसी को जो इफेक्ट करता है. तो कभी कभी मेजरमेंट्स इनएक्यूरेसी होता है, इंफीरियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग जा सकते हैं. फिर सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ये होता है. फिर डिले इन रेस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जब अभी रीडिंग लेना है, अभी रीडिंग लिया उसने, लेकिन वो आपको रीडिंग देते देते उसमें टाइम लैप्सेस हो सकता है. फिर आप इम्प्रॉपर लोकेशन पे, जहां पे लगाना चाहिए वहां पे नहीं लगा के दूसरे जगह पे लगा दिया, बिकॉज वो लगाने वाला दूसरा आदमी होता है और वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला दूसरा आदमी होगा. फिर इंस्टॉलेशन में डिले हो जाता है ड्यू टू प्रोक्योरमेंट एंड अदर रीजंस. फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाता है, जैसे कोरोजन हो गया, ये हो गया. देन मॉनिटरिंग एंड फ्रीक्वेंसी, उसका जो मॉनिटरिंग होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ. फिर डिस्टर्बेंसेस, वैंडलिज्म सेम. उसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन टाइम होता है कि इतना टाइम में कैलिब्रेट करना है, उसको प्रॉपर नहीं किया तो उसका एक्यूरेसी ये शिफ्ट कर सकता है. तो सर फॉर ए प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मेजरमेंट क्या है? पहले तो राइट इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, फिर राइट मेजरमेंट करने वाला, उसके बाद उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, राइट पीपल होना चाहिए, उसको रिव्यू होना चाहिए, और राइट मेजरमेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए. अब इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करने के लिए सर बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन 6 R's एंड 6 L's बोलते हैं सर वो. तो आर में की रीजन चाहिए आपको पहले कि वाई मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट किस लिए चाहिए, उसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, स्ट्रेन मेजर करना है, स्ट्रेस मेजर करना है, वो पहले है. उसके बाद में रिलायबिलिटी उसका क्या है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट चूज करता है तो उसका रिलायबिलिटी क्या है, वो कितना साल तक चलेगा. रोबस्टनेस और रगिडनेस, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो रिजोल्यूशंस आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस देता है कि नहीं उसका. उसके बाद रेंज ऑफ मेजरमेंट, आपको कितना, जैसे कोई स्मॉल मेजरमेंट्स होता है तो उसका एक्यूरेसी ज्यादा होना है, और हाई प्रेशर वाला मेजरमेंट होता है तो उसका एक्यूरेसी यूनिट वाइज में थोड़ा कम हो सकता है. फिर प्लस रेस्पॉन्स टाइम्स क्या होता है, प्लस लेकिन उसके साथ साथ में इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट, और सोफिस्टिकेशन जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है. उसके बाद इंस्टॉलेशन में स्किल कम थी लगना चाहिए, नहीं तो हाई स्किल वाला इंस्टॉलेशन में हमेशा प्रॉब्लम आता है. उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम कम होना चाहिए उसका, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड लॉन्ग लाइफ होना चाहिए. तो बेसिकली सर वो डैम का हेल्थ मेजर करने के लिए पैरामीटर्स जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर, उसमें से दीज आर सम. ये पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है, उसके बाद डिफॉर्मेशंस क्या है डैम्स में, उसके बाद डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स मेजर करना है. फिर सीपेज, देयर इज अ टेम्परेचर, देन जॉइंट एंड क्लोजिंग ऑफ जॉइंट्स, जो हम लोगों का जो मास कॉन्क्रीटिंग में जो जॉइंट्स होगा, और एनी काइंड ऑफ जॉइंट्स जो क्रिएट होता है तो उसका ये करना है. अपलिफ्ट प्रेशर क्या आता है, फिर डायनेमिक लोड जो अर्थक्वेक्स आता है उसको मेजर करना है. फिर रिजर्वायर हेड एंड टेल वाटर लेवल, और वेदर मॉनिटरिंग करना है सर. तो बेसिक के लिए ये तो ये सारे पैरामीटर्स मेजर करे जाते हैं. जी, जनरली ये सारे पैरामीटर्स सर मेजर किए जाते हैं डैम्स में. तो सर बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो उसमें यूज करते हैं सर, तो वन होता है, फर्स्ट फिजियोमीटर होता है, टेम्परेचर गेज होता है, वी नॉचेस होता है सर, इंक्लिनोमीटर, फिर एक्सटेंसोमीटर, फिर क्रैक मीटर, ट्राई एक्सेल जॉइंट मीटर, प्लम लाइन, वाटर लेवल गेज, सेस्मोग्राफ, प्रेशर सेल्स, स्ट्रेन गेज, रेन गेज, एक्सेलेरोमीटर फॉर वेव हाइट, एंड ऑटोनोमस हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोर्ड. तो मुझे ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन होती है,
जी सर। ये एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं वो एक ही लगता है या सेवरल लोकेशंस पे लगाया जाता है? सेवरल लोकेशंस पे सर। उसका जस्ट मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम सर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सर ये डैम का क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम है सर, एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं है बट इन लोकेशंस पे लगता है करके। सर ये आर्देन एंड रॉकफिल डैम का लेआउट है सर इसमें। ओके। और ये सर कंक्रीट डैम्स का लेआउट है सर। प्लम लाइंस ये सब है सर इसमें। ये सर हम लोग का थाला डैम प्रोजेक्ट का एक्चुअल जो इन्होंने ये लगाया है सर, इंस्ट्रूमेंटेशन लगाया है उसका क्रॉस सेक्शन का है। कर दिया, द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वी इंस्टॉल द इंस्ट्रूमेंट। जी सर, जी सर। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट खराब भी तो हो सकते हैं, तो रिप्लेस हो जाते हैं? नहीं होते सर उसमें, इसीलिए सर इसमें रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट भी होता है। एक बार खराब हो गया तो सर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते सर, इसलिए उनका लॉन्जेटिविटी को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जी। रिडंडेंसी भी रखते हैं। देन सर थोड़ा सा कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है सर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा सर। फर्स्ट जो है पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर। पोर वाटर प्रेशर जो होता है सर, एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड विद इन द पोर्स ऑफ द सॉइल्स एंड द रॉक मास जो होता है वो जनरली हम लोग रिवर बेड का इसमें भी करते हैं, जहाँ पे फाउंडेशन लेवल में भी करते हैं, और जो टनलिंग करते हैं उसके साइड्स में भी मेजरमेंट करते हैं उसका पोर वाटर प्रेशर का। तो उसके लिए ओपन स्टैंड टाइप ऑफ पीजोमीटर यूज करते हैं हम लोग। वाटर लेवल को जनरली इसमें वाटर लेवल को मॉनिटरिंग करते हैं सर। उसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सर उसका जो स्टैंड टाइप फिजोमीटर है, और नीचे में उसका लेवल इंडिकेटर है जो अंदर से उसका वाटर का लेवल को मेजर करके ऊपर में बता देता है सर। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं सर, फर्स्ट रीडिंग उसका लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसमें से शुरू करेगा तो उसमें लेवल में कितना डिफरेंसेस आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी होता है सर उसका। इसलिए तो ये इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करके और ट्रांसमिट भी करता है डेटा? ये वाला नहीं करता सर इसमें, आई थिंक ये नेक्स्ट। इसलिए अभी जो सर वाइब्रेटिंग वायर करके अभी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है सर। पहले ये था मैनुअली मेजर करने के लिए, अब ये वाइब्रेटिंग वायर टेक्नोलॉजी है ये सर, ये ट्रांसमिट भी करता है सर। ओके। वहां तो हम देख रहे थे कुछ ऐसे नीचे से धागा वो तो प्लम लाइन होगा। हाँ, आपने वो प्लम लाइन देखी होगी, वो डैम टिल्ट मेजर करता इकट्ठा करता है जो पानी आएगा सीपेज shortest path that will catch the all. So water is left the collecting आपको जो दिखाया ना ऐसा ऐसा एक डिस्टेंस पे बॉल रखा है एकदम टॉप गैलरी वो दिखाया। नहीं होल नहीं रखते हैं, नहीं एक्चुअली कुछ थ्रेड ऐसे जैसे पतला सा थ्रेड। वो आपने सर प्लम लाइन देखी है, वो सर ऐसे ऊपर से लटकाते हैं ऐसे तो उससे क्या मेजर करते हैं? टिल्ट मेजर करते हैं डैम। तो वो तो सर उसमें दोनों मैच होती है ना, जो ऐसे तो एकदम सीधा है। अगर वो उसमें दोनों में प्ले है तो मींस डैम इज टिल्टिंग। अच्छा, तो दे मेजर द टिल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन यही है और सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता सब डैम में मिलेगा सर। अगर डैम में टिल्ट है तो डैम इज इन डेंजर, यू हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर। तो वो जो प्ले है उसको मेजर कैसे करते हैं सर? वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ये होगा ना सर, दो चीजें आपस में जो मतलब स्केल लगा के मेजर करते हैं। फिर वो जैसे इधर की ओर चला गया सर, स्केल लगा होता है इस पे। मान लीजिए सर ये ऐसे टिल्ट हो गया यहाँ, तो ये दिख जाएगा कि कितने टिल्ट। सर ये जो फिगर है सर, इसमें जो डबल डॉटेड लाइन जो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे आता है वो प्लम लाइन है सर। और ये जो सेंटर में एक बॉक्स जैसा है वो इंस्पेक्शन गैलरी है सर। तो वहां पे जो है वो स्केल लगा रहता है सर, उसमें थोड़ा भी टिल्ट होने से वो लोग मेजर करते हैं सर प्लम लाइन में।
ओके। तो ये सर वाइब्रेटिंग वायर वो जो रन है प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी उसमें भी ये सब सब इंस्ट्रूमेंटेशन होगा सर। डैम्स अगर होगा, स्ट्रक्चर है सर, मान लीजिए 30 मीटर 25 मीटर, ये have to do। 15 मीटर से ऊपर के सारे स्ट्रक्चर में करने पड़ते हैं। सेंसर लगा, सब सेंसर ही होता है। एवरी सेकंड हर इंस्ट्रूमेंट में सेंसर लगा हुआ है। वो तो पहले सेंसर ही होता है इंस्ट्रूमेंट। तो वो मतलब वो टेली क्या बोलते हैं उसको, टेली कम्युनिकेशन, टेलीमीटर। नहीं सर, वो वायरिंग ही होती है अंदर से, अच्छा। वायरलेस नहीं होता है, सब वायरिंग ही होती है। उसके अंदर करंट तो यहीं से जाता है, जो कंट्रोल रूम होता है सर। एक तो छोटा अभी सा। जो ये बन रहा है इधर आंध्रा में जो नया प्रोजेक्ट है, खुला उसमें खुला सब में है सर। अभी तो बहुत उसमें तो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन लगे। सर हमेशा बहुत साल हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन होते ही होते हैं, 20 साल से चालू है। इसके बगैर डैम अप्रूव ही नहीं होगा। ओके, आगे चलिए और जल्दी जल्दी कीजिए। जी सर। सर ये जो वाइब्रेटिंग वायर फिजियोमीटर है, ये जो है ये ट्रांसमिट करके देता है आपका इसको रीडिंग्स को आपके वहाँ। सर ये जो अपलिफ्ट प्रेशर, ये सर हमने जो पैराडाइम में भी देखा था, ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है बेसिकली जो होता है, जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो स्ट्रक्चर के ऊपर में क्या आ रहा है उसको मेजर करने के लिए होता है तो सर। ये जो गैलरी है, जी सर। गैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको क्या बोलते हो आप? इंस्पेक्शन गैलरी सर। गैलरी जो है सर, ये ही सर इंस्ट्रूमेंटेशन तो सारे इंस्ट्रूमेंट सारे यहीं पे ही, एक नीचे होती है, ऑब्जर्वेशन यहीं पे होता है। यहीं पे होती है सर। इसी के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है छोटा सा। हाँ। और दो इम्पोर्टेंट सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट तो ये जो हमारा टिल्ट मीटर है, और दूसरा जो ये सर अपलिफ्ट प्रेशर है, जो ये मेजर कर रहा है ना, ये क्योंकि जो डैम के मेन स्लाइडिंग होने के चांस जो होते हैं सर, ये अगर ब्लॉक हो जाता है, अपलिफ्ट प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो ये स्लाइड हो जाता है। क्या स्लाइड हो जाता है? डैम स्लाइड हो जाता है पूरा फाउंडेशन। अच्छा। तो ये वी हैव टू मेजर वेरी कि इसमें कहीं नहीं, तो डैम जो होता है जी वो दैट इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर। यस सर, वर्टिकल। और उसका जो फ्लोर है, बेस जो है, यस सर, वो मतलब दैट इज आल्सो कंक्रीट। हाँ सर, कंक्रीट होता है फाउंडेशन के ऊपर। रॉक फाउंडेशन है मान लीजिए, उसके ऊपर रखा हुआ कंक्रीट। अच्छा। लेकिन सर ये इतना वाटर प्रेशर ज्यादा होता है इधर से, सिल्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर, कि समटाइम्स अगर ये पोर प्रेशर अगर ये रिलीज नहीं हुआ यहाँ से, जो अपलिफ्ट प्रेशर है यहाँ से निकलता रहता है धीरे धीरे सर गैलरी में, अगर ये चोक हो जाए तो यहाँ प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फोर्स यहाँ से इसको स्लाइड कर देता है। तो उससे फिर ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ब्रेक तो हाँ, पूरा स्लाइड होने लगता है। कभी कभी डैम स्लाइड भी हुए हैं, बहुत सारे डैम स्लाइड हुए। तो उससे फिर क्या नुकसान होता है? उससे तो सर सारे स्ट्रक्चर ही सर वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फेलर है सर वो, दैट इज अ मेन कॉज ऑफ फेलर। स्लाइडिंग इज द मेन कॉज ऑफ द डैम, कंक्रीट डैम है। ओके, आगे चलें। सर ये डिफॉर्मेशन और टिल्ट को मेजर करने के लिए सर ये भी जो इंक्लिनोमीटर जो है, स्लोप्स एंड लैंडस्लाइड टू डिटेक्ट द जोन्स ऑफ मूवमेंट एंड एस्टैब्लिश वेदर द मूवमेंट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेटिंग और रेस्पॉन्डिंग टू द रिमीडियल मेजर्स। उसको फिर मॉनिटरिंग डैम अबैटमेंट को भी, एंड अपस्ट्रीम स्लोप फॉर मूवमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इम्पाउंडमेंट। नेक्स्ट फिर monitoring the effect of tunneling operations to ensure that the adjacent structures are not damaged by the ground movement. The inclinometer has microelectronic mechanical system sensors which provides rapid stabilizing response to the tilt by changing the current flow through the restoring coil. The resulting voltage output is proportional to the sine of the angle of the inclination of the long axis of the sensor from the vertical. Angle of the inclination is measured in two orthogonal directions. The output voltage is positive for positive angles of inclination and vice versa. इसका भी जब आप फर्स्ट इंस्टॉल करते हैं तो उनका मेजरमेंट, फर्स्ट रीडिंग लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते जाता है, so we have to monitor the changes. Next is the tilt meter. The portable tilt meter is used to monitor changes in the inclination of the structure. The tilt
meter data can provide an accurate history of the movement of the structure and early warning of potential structural damage. Typical application include monitoring rotation caused by mining, tunneling, soil impaction or excavation, monitoring rotation of concrete dam and retaining wall. इसमें भी सर वाइब्रेटिंग वायर फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, सेम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल उसका ही सेम है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट कुछ रिजल्ट होगा तो स्प्रिंग का वाइब्रेशन चेंज होगा, उस वाइब्रेशन चेंज को जो है ये कॉइल पिकअप करेगा और वो सिग्नल में कन्वर्ट करके जो हम लोगों को रीडिंग चाहिए उस हिसाब से कैलिब्रेट करके उसको दिया जाता है। सरफेस मूवमेंट के लिए ये सर जो जैसे कोई भी डैम का सरफेस मूवमेंट हो रहा है बोल के पता चलने के लिए सर ये जो यहाँ में सेटलमेंट पॉइंट्स है वो डिफरेंट पोर्शन ऑफ डैम्स में लगाएंगे। उसके बाद ये हम लोगों का जो सर्वे इक्विपमेंट्स है उसमें उसका रीडिंग्स को नोट करेंगे कि डैम शिफ्ट हो रहा है कि नहीं सर उसका। फिर जॉइंट्स एंड क्रैक मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोगों के पास में ये क्रैक मीटर होता है, वाइब्रेशन वायर। उसका भी दो टाइप का है, जो डायल गेज वाला वो जो उधर ही दिख सकेगा, और दूसरा होता है जो वाइब्रेटिंग वायर वाला जो आप लोगों को रीडिंग ट्रांसमिट करेगा सर। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट। ये सीपेज को नापने के लिए सर ये वी नॉच, ये सर हमने पारा डैम में भी देखा था, उसमें कितना सीपेज आ रहा है। तो सीपेज को भी सेम वी नॉच में से वो वाइब्रेटिंग वायर से भी कर सकते हैं और नॉर्मली मैकेनिकली भी वहाँ पे चेक करते हैं। और वाइब्रेटिंग वायर में कैसा होता है, जैसे ये इमर्स करके रखते हैं पानी में, जहाँ डिफरेंट लीकेज पॉइंट से जो आ रहा है पानी उसमें, उसका वी नॉच से जाके एक तो क्लियर बेसिन में सेकेंड कंपार्टमेंट में कलेक्ट होता है। उसके बाद वहाँ पे ये सस्पेंडेड स्ट्रक्चर जो है वो उसमें रखता है। जैसे उसका लेवल राइज होता है तो बुएंस फोर्स चेंज होने से वो रीडिंग को पिकअप करता है सर, और उसको कन्वर्ट करके उसको हम लोगों को जिस यूनिट में चाहिए उसको कन्वर्ट करके देता है सर लेवल को। फिर नेक्स्ट है सर रिजर्वर टेल और रिजर्वर और टेल वाटर गेज का। तो सर ये सिंपल है, जो दिखता है गेज हम लोग वहाँ पे लगा के रखते हैं लेफ्ट साइड में। उसके बाद राइट साइड में भी जो हम लोग उसको वाइब्रेटिंग वायर भी यूज कर सकते हैं सर। ये सर स्ट्रेस जो भी कंक्रीटिंग का अंदर में कंक्रीटिंग करने के बाद में उसका स्ट्रेस जो मेजरमेंट करने के लिए ये ड्यूरिंग लाइनिंग ऑफ द कंक्रीट करने से यहाँ पे ड्यूरिंग कंक्रीटिंग प्रोसेस ओनली ये इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है सर। इसका भी सेम अभी जो ट्रांसमिशन करता है वाइब्रेटिंग वायर फ्रीक्वेंसी में, उसका जो लिक्विड के अंदर में एक सेल होता है जो उसका रेजिस्टेंस को चेक करता है सर। वो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करता है तो उसका जब वो स्क्वीज करता है तो उसका वाइब्रेटिंग का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं सर। नेक्स्ट सर ये 8 प्रेशर सेल का ये भी सेम है सर। उसका भी सेम है, 2 प्लेट है, प्लेट के बीच में लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड के अंदर में एक उसका ये पिकअप करने के लिए जैसे ही लिक्विड को कॉम्पैक्ट करता है सर, उसका वाइब्रेशन जो वायर है उसका वाइब्रेशन चेंज होता है। उस हिसाब से हम लोग उसका प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। सेम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। अर्थ प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन वाटर? नो सर, बिटवीन द ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सर, एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर जब बनाएंगे तो उसके बीच में सर। ओके, नेक्स्ट सर ये स्ट्रेन गेज है। वो स्ट्रेस जो होता है सर, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको मेजर करने के लिए होता है। स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन जो है उसमें उस प्रेशर के वजह से जो हम लोगों के डैम्स में स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन आता है उसको मेजर करने के लिए ये स्ट्रेन गेज यूज करते हैं। ये स्ट्रेन गेज भी जस्ट ये क्या बोलता है, उसका मेजरिंग यूनिट वो लोग mm में देगा या मीटर में देगा, डिफॉर्मेशन को ये बताता है और वो उसमें प्रेशर को बताता है सर। सेम इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है सर। वो जैसे ही उसके ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उसका वाइब्रेशन चेंज होता है वायर का, तो वो वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलिब्रेटेड करके उस हिसाब से सर उसका कैलिब्रेशन करके उसको रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं। ये सर मल्टीपल बोर एक्सटेंसोमीटर, ये
एक ये होता है कि डिफरेंट लेवल में उसका जो शिफ्टिंग एंड ये हो गया सर, स्ट्रेस शिफ्टिंग जो है उसको मेजर करने के लिए, जैसे ड्यूरिंग टनलिंग ऑपरेशन में जब हम टनल करते हैं तब जो अर्थ का जो लेयर है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लेयर है, जैसे किसी में सॉइल हो गया, किसी में हार्ड रॉक हो गया, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का लेयर होता है, एवरी लेयर शिफ्ट्स सेपरेटली। तो उसको मेजर करने के लिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आया है, मल्टीपल पॉइंट में सिंगल इंस्ट्रूमेंट में मल्टीपल पॉइंट में वो एंकर ब्लॉक डाल के मल्टीपल एक लेयर जो दूसरे लेयर के साथ में क्या शिफ्ट हो रहा है, देन इट कैन गिव यू द रीडिंग। ओके, ये सर स्कीमेटिक डायग्राम है जहां पे जैसे टनलिंग में हेडरेस्ट टनल में जो MPPX यूज किया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, नीचे में बॉटम में फिजियोमीटर भी है, MPPX 3 जगह पे यूज किया है। तो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस आर्च? हेडरेस्ट टनल सर। टनल। आरसू टनल। अच्छा अच्छा, ओके। सर ये जॉइंट मीटर जो है 2 टाइप्स का, एक तो बाई एक्सेल जॉइंट मीटर, एक तो ट्राई एक्सेल जॉइंट मीटर। जॉइंट मीटर जब हम लोग मास कंक्रीटिंग करते हैं सर, लेयर में करेंगे मास तब एक लेयर और 2 लेयर के बीच में कुछ भी जॉइंट होगा तो पहले ये जॉइंट मीटर को लगाएंगे उसमें, तो इनिशियल जो जॉइंट में दोनों में जो गैप होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इफ एनी देयर इज एनी शिफ्टिंग, देन ये उसको बताने के लिए सर ये जॉइंट मीटर यूज किया जाता है सर। इसमें भी वाइब्रेटिंग वायर टेक्नोलॉजी भी आता है जी। गैप इज वाइडनिंग और नैरोइंग। जी जी। Basically, the dams are constructed in blocks, different blocks, because being a mass concreting, तो single block से नहीं बनते हैं। जैसे 150 मीटर का डैम है तो 10 ब्लॉक में बना है, 15-15 मीटर के, तो जॉइंट्स आते हैं सर, उसको हम बोलते हैं कि कंट्रैक्शन जॉइंट बोलते हैं। तो उन जॉइंट्स के बीच में हम सर सील लगाते हैं, नहीं तो अदरवाइज सील नहीं लगाएंगे, लॉट ऑफ वाटर विल कीप थ्रू दैट जॉइंट। तो सील 3 लेयर सील्स लगाते हैं PVC से, PVC। उस जॉइंट को हम मेजर भी करते हैं। लेकिन जो प्रेशर होता है पानी का, उसको ये डैम तो कंक्रीट ब्लॉक तो झेल सकता है, लेकिन वो जो PVC झेल लेता है सर। 3 लेयर्स बहुत PVC होता है, ये मोटे मोटे होते हैं, तो उसको लगाते हैं। और जॉइंट्स में ये लगाते हैं सब मेजर करने। ये वर्टिकल भी मेजर करता है सर, तो इससे डिफॉर्मेशन अगर अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग होते हैं तो उसको भी मेजर करता है। प्लस अगर इस तरह से भी ओपन हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसको भी मेजर करता है। एक वर्टिकल मेजरमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होती है ओपनिंग। तो वर्टिकल मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ? वर्टिकल मेजरमेंट सर जो मतलब जैसे 2 ब्लॉक, 2 blocks so मूविंग इन रिलेशन टू ईच अदर, अप एंड डाउन, और इट हैपेंस सर बेसिकली जो होता है हर ब्लॉक के अलग तरीके से बिहेव करती है। अच्छा, नेक्स्ट सर ये जो ट्राई एक्सेल मीटर है वो इन रिलेशन टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट भी। ये सर ये राइट साइड में वाइब्रेटिंग ट्राई एक्सेल मोड वाला एक सर जॉइंट मीटर का फोटोग्राफ है, और 2 प्लेट वाला नीचे मैकेनिकल वाला जो रीडिंग ट्रांसमिट नहीं करेगा, बट वहां पे देख सकते हैं आप उसको। दूसरा सर ये तो रेनफॉल और वेवलिंग मेजर करने के लिए ये डाटा भी यूज करते हैं। ये तो जनरली सर इसका ये नहीं है, इसका भी जो वेवलिंग मेजर करने वाला उसका भी सर यही है कि बुएंसी चेंज होता है, उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, जो हम लोगों को वेव हाइट का उसमें कन्वर्ट करके उसको रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सर ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए सर डिफरेंट रिजर्वायर में जो वेव्स है सर, वेव्स जो आते हैं सर, इसके लिए भी डिज़ाइन होता है सर, क्योंकि जो फैच होती है, अगर रिजर्वायर 15-20 किलोमीटर लंबा है तो एयर उस पर चलती है, तो इट क्रिएट काइंड ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर थिंग्स, तो एक वेव जनरेट होता है, तो उसको भी मेजर करना होता है सर। उसके हिसाब से हम डिज़ाइन भी करते हैं, इसलिए फ्री बोर्ड एक्सेस देते हैं सर डैम में। कितना अगर रिजर्वायर खोला है तो कभी कभी 6 मीटर में खाली रखना पड़ता है सर, अदरवाइज वो ओवर टॉप करता है। दैट्स कॉल्ड द वेव हाइट सर। ओवर टॉप करने से क्या नुकसान हो जाएगा? अगर अर्दन है सर तो पूरा खराब, तो इरोड कर देगा। अगर कंक्रीट है तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट
सर ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर का अलग अलग ये है सर। ये सर रिजर्वर बेड लेवल एंड सिल्ट मीटर, ये सर ये हमने उधर ट्रेनिंग के वहाँ पे देखा था सर। इसको जाके इसको अंदर में इसको भेजते हैं, ये पनडुब्बी जैसा है सर, वो जाके उधर का रिवर बेड का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके आता है सर। जनरेटेड दैट हैज टू बी मेजर्ड एंड उसके लिए सर फिर हमें सिस्टम भी लगाएंगे। बेड लेवल एंड सिल्टिंग, सिल्टिंग कितना हुआ सर वो भी फाइंड आउट करने के लिए सर। इधर बेसिकली रिजर्वर का बेड लेवल कैसा है उसको एसेस करने के लिए सर। ये सर सेस्मिक मेजरमेंट के लिए हम लोगों का अर्थक्वेक वगैरह का मेजरमेंट करने के लिए। ये सर कुछ फोटोग्राफ्स हैं कोलैप्स हुआ वाला का, जो कुछ डैम्स के। अच्छा ये टनल बन रही है। ड्यूरिंग टनलिंग सर एक फॉल्ट लाइन आया है तो उन्होंने दूसरे जगह से चेंज कर लिया सर, उसका रीराउट कर दिया। HRT मतलब हेड रेस्ट सर, ये स्लोप स्टेबिलिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया वाला। पीछे वाले में गो बैक। हाँ, इसमें ये जो टनल है और ऊपर एक पाइप, तो टनलिंग के लिए यूज हो रहा है। पाइप तो सर वो वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन के लिए, बट दिस टनल विल बी यूज्ड फॉर टैंकिंग वाटर टू द पावर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ओनली दिस काइंड ऑफ पाइप। तो इसमें दो टनल हैं इसमें। एक सर वो गलत हो गया और डे लाइटिंग हो गई वहाँ, बेसिकली कोई सीवर जोन आ गया होगा कुछ, तो इसलिए नॉट मूव फॉरवर्ड, दैट्स व्हाई दे डिड दिस अलाइनमेंट चेंज किया। ओके, नेक्स्ट स्लोप स्टेबिलिटी के लिए सर यूज किया सर। इंक्लिनर की तरफ सब प्लेस करते हुए। थैंक यू सर।